ओके जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सो नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे जनाब लीवर में। आज इसकी कैंसर्स पढ़ेंगे, हेपेटिक एडिनोमा एंड हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। कल का टॉपिक है वही से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह टेबल बनाएं, एक साइड पे लेके हेपेटिक एडिनोमा, हेपेटिक एडिनोमा, और दूसरे साइड पे लेके हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा, HCC, हेपेटो सेलुलर कार्सिनोमा, दैट इज कॉल्ड HCC। अब इसमें देखे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों ने याद रखने हैं। देखे सबसे पहले आप लोग को यह पता होना चाहिए कि जिस कैंसर के आखिर में ओमा आता है, ओमा एडिनोमा, दैट इज बिनाइन कैंसर। बिनाइन का मतलब यह है कि वो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड ऑफ नहीं कर सकता। लेकिन जिस कैंसर के आखिर में कार्सिनोमा आ जाए, दैट इज मैलिग्नेंट कैंसर। इसका मतलब कि दैट कैंसर शुड स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट ऑफ द बॉडी। तो हेपेटिक इज द वर्ड यूज फॉर लीवर। तो लीवर से आने वाला कैंसर जो एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड ना करे तो उसका नाम हेपेटिक एडिनोमा है। और ऐसा कैंसर जो लीवर से ही आए लेकिन दूसरे पार्ट पे भी जा सके तो उसका नाम हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा है। तो पहला डिफरेंस लेके, हाँ जी, इट इज बिनाइन। ये कौन सा कैंसर है? बिनाइन है। बिनाइन का मतलब कि लिमिटेड कैंसर है। दिस कैंसर हैज लिमिटेशन, ये दूसरी जगहों पे स्प्रेड नहीं करता। और यहाँ पे लेके इट इज मैलिग्नेंट। ये कौन सा कैंसर है? मैलिग्नेंट। मैलिग्नेंट का मतलब ये है कि दिस कैंसर कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट, ठीक है जी। सो एडिनोमा इज नॉन डेंजरस बट हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा इज वेरी वेरी डेंजरस कैंसर। यहाँ पे लेके द कैंसर अराइजेस, द कैंसर अराइजेस फ्रॉम दी हेपेटोसाइट्स। ये किससे आने वाला कैंसर है? हेपेटोसाइट्स, ठीक है जी। इसका मतलब हेपेटोसाइट्स आर द सेल्स ऑफ लीवर। इससे आने वाला बिनाइन कैंसर ये हेपेटिक क्या होता है? एडिनोमा होता है। इसका जो काज है वो एग्जैक्ट हमें पता नहीं है। इसमें लेके द एग्जैक्ट काज इज अननोन, एग्जैक्ट काज इज अननोन। लेकिन एक पॉइंट जरूर याद रखें कि स्ट्रांगली associated with chronic use of बर्थ कंट्रोल पिल्स, ठीक है, बर्थ कंट्रोल पिल्स, जिसको हम OCPs कहते हैं। क्या कहते हैं? OCP, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, जिसमें एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है। मतलब ऐसी टैबलेट जो फीमेल डेली यूज करती है फॉर द पर्पस कि उसको प्रेगनेंसी अचीव ना हो जाए, तो उसको हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं? बर्थ कंट्रोल पिल्स कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि अगर फॉर एग्जांपल एक फीमेल है, वो लॉन्ग रन से बर्थ कंट्रोल पिल ले रही है, तो उसको आने वाले टाइम में रिस्क है कि उसके लीवर से कैंसर निकले, और वो कैंसर मोस्ट लाइकली क्या होता है? हेपेटिक एडिनोमा। दिस पॉइंट आस्क मल्टीपल टाइम इन एनईली स्टेप 1 एग्जाम कि अगर एक फीमेल है वो बर्थ कंट्रोल पिल ले रही है, व्हाट इज मीन बाय पिल? पिल मीन टैबलेट, ऐसी टैबलेट जिससे फीमेल प्रेगनेंसी को रोके, इसको हम क्या कहते हैं? बर्थ कंट्रोल पिल। अगर ये फीमेल यूज करती रहे और उसको राइट साइड पे फिर पेन आ जाए और अल्ट्रासाउंड ये बताए कि लीवर में मास है, क्या है? मास, एनी मास आर स्वेलिंग इन द लीवर विद द हिस्ट्री ऑफ बर्थ कंट्रोल पिल, थिंक अबाउट कैंसर इन द लीवर विच इज कॉल्ड हेपेटिक एडिनोमा। ये बार बार क्वेश्चन में आता है, प्लीज रिमेंबर दिस। इसलिए कहते हैं कि हेपेटिक एडिनोमा के चांसेस फीमेल में ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू मेल, ठीक है जी। अब इसमें लेके क्लिनिकल फीचर्स, इसमें जो पेशेंट कंप्लेंट में आते हैं, हाउ दे प्रेजेंटेड। नंबर 1 लेके कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स, किसके साथ पेशेंट आता है? कॉन्स्टिट्यूशनल। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम? नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट विल कंप्लेन फटीग, किसके साथ आएगा? फटीग, थकावट के साथ। किसको थकावट ज्यादा रहती है? नंबर 2 डेजीनेस, उसको सुस्ती रहती है, डेजीनेस। नंबर 4 राइट अपर क्वाड्रेंट फुलनेस, इसका मतलब यह है उसको ऐसा लगेगा कि इसकी राइट साइड पे यहाँ पे फुलनेस है, मतलब मास है, ट्यूमर है, दैट कैन क्रिएट फुलनेस सेंसेशन इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। इसलिए
कि लीवर प्रेजेंट इन विच एरिया, राइट अपर क्वाड्रेंट एरिया। और नेक्स्ट देखें नोजिया एंड वोमिटिंग, कभी कभार क्या होता है नोजिया एंड वोमिटिंग। अब आप लोग खुद बताएं, अगर एक बंदा है उसको फटीग है, उसको डिजीनेस है या राइट अपर क्वाड्रेंट फुलनेस है, तो ये सारे के सारे हर एक बंदे में कॉमन लोगों में हो सकते हैं कि नहीं। सो दीज सिम्टम्स आर नॉट कैंसरस, दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम, नॉन स्पेसिफिक सिम्टम। लेकिन अगर ये सिम्टम पेशेंट को ज़्यादा देर से हो और विद यूज ऑफ किससे हो, बर्थ कंट्रोल पिल के साथ हो, तो इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। तो लेके इन्वेस्टिगेशन, हम इन चीज़ों को देखते हुए क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे और अल्ट्रासाउंड सबसे पहले करेंगे। क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड, USG स्टैंड फॉर अल्ट्रासोनोग्राफी, या जिसको हम कहते हैं अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में लेके देयर विल बी मास इन द लीवर, अल्ट्रासाउंड हमें यह बताएगा कि लीवर के अंदर क्या है, मास है। मतलब यहाँ पे लेके अल्ट्रासाउंड विल शो मास इन लीवर। लेकिन इस मास से मुराद कभी भी कैंसर नहीं होता, मास शुड बी एनीथिंग। ये क्लॉट भी हो सकता है, ये हीमाटोमा भी हो सकता है, या ट्यूमर भी हो सकता है। उसको डिफरेंशिएट करेंगे CT स्कैन से। किस चीज़ से, CT स्कैन। द मोस्ट एनहांसिंग प्रोसीजर विच विल शो द क्वालिटी ऑफ मास, ये हमें क्वालिटी ऑफ मास बताएगी, ठीक है, कि मास किस चीज़ से बनी है, हार्ड मास है, सॉफ्ट मास है, ये हमें कौन बताएगा, CT स्कैन। और आखिर में मास को कंफर्म करना ये बायोप्सी का काम है। किसका काम है, बायोप्सी। तो आखिर में थर्ड नंबर लेके बायोप्सी, टेकिंग अ पीस ऑफ टिश्यू फ्रॉम दैट मास एंड सी फॉर द कैंसरस चेंजेस। अगर हम यहाँ से गोश्त का टुकड़ा ले ले लीवर से और उसको लेबॉर्ट्री भेजे, और लेबॉर्ट्री वाला फिर कहेगा कि आया इस मास के अंदर कैंसर है कि नहीं है, उस टेस्ट को हम क्या कहते हैं, बायोप्सी कहते हैं। बायोप्सी का अगर आप 8 सैंपल भेजते हैं तो उसका रिपोर्ट आने में 1 से 2 हफ्ते लगते हैं। कितना टाइम, 1 से 2। तो 2 हफ्ते के बाद वो कंफर्म बताएंगे कि इसके अंदर कैंसर है या नहीं है। अब यहाँ पे इसकी ट्रीटमेंट लेके कीमोथेरापी, हम क्या करते हैं, कीमोथेरापी। और अगर पेशेंट कीमोथेरापी के लिए फिट नहीं है, दैट शुड बी सर्जिकली रिमूव, हम सर्जिकली उसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। सो हेपेटिक एडिनोमा में सारी चीज़ें भूल जाए, प्रैक्टिकली इन द हॉस्पिटल, इन द क्लिनिक, plus in the clinical exam. One point that everybody should know कि any cancer of the liver which is strongly linked with birth control pill, think about hepatic adenoma। ये बार बार एग्जाम में आता है, ठीक है ना, चाहे आप लोगों को कोई चीज़ समझ आए या ना आए। लेकिन एक फीमेल है, वो 2 साल से 3 साल से OCPs या बर्थ कंट्रोल पिल ले रही है, उस पिल्स का जो साइड इफेक्ट है लीवर पे, वो एक कैंसर होता है, और उस कैंसर का नाम क्या है, हेपेटिक एडिनोमा है। क्लियर है, बस ये पॉइंट याद रखें। इंशाल्लाह 2 साल बाद, साल बाद एग्जाम दे के आओगे, जिंदगी रही तो बताएंगे कि सर आपने बताया तो ये क्वेश्चन आया है। क्लियर है, क्योंकि ये बार बार एनएलई स्टेप 1 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं उसमें कुछ क्वेश्चन कभी मिस नहीं होते, उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है। क्लियर है, स्ट्रांगली लिंक्ड होता है। नेक्स्ट पॉइंट लिखे हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। इसमें लिखे इसकी काज क्या है, कि कौन कौन से पेशेंट होते हैं जिसको हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कल मैंने आप लोगों को सीरोसिस ऑफ लीवर बताया था। Any causes, those causes which cause cirrhosis, eventually they will lead to hepatocellular carcinoma। तो उसमें अल्कोहल आ सकता है कि नहीं, तो इसमें लेके अल्कोहलिज्म। नंबर 2 हेपेटाइटिस B एंड C, वेरी गुड, हेपेटाइटिस B एंड C। इसमें हीमोक्रोमेटोसिस आ सकता है कि नहीं, हीमोक्रोमेटोस क्या है, शाबाश, एक्सीलेंट, दैट इज आयरन ओवरलोड कंडीशन। क्लियर है, हीमोक्रोमेटोसिस में ड्रग कौन बता सकता है, शाबाश, डिस्पेरोक्सामिन। कौन सा ड्रग, डिस्पेरोक्सामिन। एक ड्रग है, एक डिजीज है विल्सन डिजीज, ये कौन सी है, कॉपर ओवरलोड, इसमें ड्रग पेनिसिलामीन है। कौन सा है, पेनिसिलामीन। ये सारे एमसीक्यूज है। अब ये सारे के साजिश ये सीरोसिस कराते हैं, ये लीवर को परमानेंट डैमेज करते हैं, एंड इवेंचुअली दे कैन कॉज हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। फिर वो हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा में जाते हैं। लेकिन जो आप लोगों को इस लेक्चर से आना चाहिए, ये सारी की सारी तो हमने पढ़ी है, लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट इज एफ्लाटॉक्सिन। विच टॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन। दिस इज अ टॉक्सिन रिलीज्ड बाय वन ऑफ द फंगस। ये एक फंजाई है, इससे ये रिलीज होती है टॉक्सिन, और ये टॉक्सिन अगर लीवर में जाए तो ये लीवर को बैडली डैमेज करके कौन सा कैंसर करा सकता है, हेपेटोसेल्युलर कार्सिनोमा। तो आप लोगों से अगर सवाल में पूछा जाए कि एफ्लाटॉक्सिन ये किस फंजाई से रिलीज होता है, आंसर इज एस्परजिलस। इसका नाम क्या है, एस्परजिलस। एस्परजिलस इज अ फंजाई विच कैन कॉज अ डिजीज नोन एज एस्परजिलोसिस,
और एस्परजिलोसिस डिजीज के अंदर एक टॉक्सिन रिलीज होती है जिसको हम एफ्लाटॉक्सिन कहते हैं, एंड दिस टॉक्सिन इवेंचुअली डैमेज द लीवर लीडिंग टू हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, ठीक है जी। और दूसरी बात इतना याद रखें कि जो एफ्लाटॉक्सिन है, जिस पीनट्स के ऊपर, जो पीनट हम खाते हैं, जिस पीनट के ऊपर 1 महीने या 2 महीने से ज़्यादा टाइम गुजर जाता है तो पीनट्स के अंदर भी एफ्लाटॉक्सिन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो कहते हैं कि फ्रेश पीनट्स खाने चाहिए, ज़्यादा देर से अगर पीनट्स पड़े हैं उसको नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर कौन सा टॉक्सिन है, एफ्लाटॉक्सिन है। लेकिन पीनट से इतने टॉक्सिन नहीं आ सकते कि वो लीवर को डैमेज करे। द मोस्ट स्ट्रांगेस्ट टॉक्सिन विच ट्राई टू डैमेज द लीवर दैट इज कम फ्रॉम एस्परजिलस फंजाई, ठीक है। तो ये पॉइंट्स याद रखें। अब इसकी क्लिनिकल फीचर्स क्या है, व्हाट इज द क्लिनिकल फीचर ऑफ हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा। हाँ जी, मतलब एक पेशेंट को कैंसर है तो उसको पहले से सीरोसिस होगा कि नहीं, तो यहाँ पे लेके ऑल सिम्टम्स ऑफ सीरोसिस, फिर दोबारा नहीं लिखेंगे, कल लेक्चर में लिखा है ऑल सिम्टम्स ऑफ सीरोसिस। आज इन पेशेंट में जनाब आप लोगों को पता है ईजी ब्लीडिंग होगी कि नहीं, इन पेशेंट में स्प्लीनोमेगेली होगी कि नहीं, हीमोराइड्स होंगे कि नहीं, इन पेशेंट में एसाइटस होगा कि नहीं, एडीमा बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एल्ब्यूमिन। जितने भी क्लिनिकल फीचर किस चीज कहते हैं, सीरोसिस, ऑल दोस फीचर विल बी ऑफ हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। प्लस इनके साथ साथ सिग्निफिकेंट वेट लॉस, इसमें किस चीज की हिस्ट्री होगी, सिग्निफिकेंट वेट लॉस बिकॉज इट्स अ कैंसर और कैंसर कैन कॉज वेट लॉस, ठीक है। सिग्निफिकेंट वेट लॉस का मतलब यह है कि कम टाइम में ज़्यादा वेट लॉस करना। एक पेशेंट है वो कहेगा कि पिछले 15 दिन में उसका 10 kg वेट लूज हुआ है, न उसने एक्सरसाइज की है, न उसने डाइटिंग की है। अगर किसी बीमारी में कम टाइम में ज़्यादा वेट लूज हो जाए तो उसको हम सिग्निफिकेंट वेट लॉस कहते हैं, ठीक है जी। अब यहाँ पे नेक्स्ट लिखें जनाब इसकी स्प्रेड। अगर ये कैंसर हम ट्रीट ना करें तो ये बिनाइन है कि मैलिग्नेंट है, ये मैलिग्नेंट है तो ये दूसरी जगहों पे जा सकता है। किसके जरिए जाएंगे, तो आंसर है हेमेटोजीनियस रूट। किस रूट से, हेमेटोजीनियस। ये भी एमसीक्यूज आता है कि एक्सीलेंट, ठीक है, हेमेटोजीनियस स्प्रेड इसको हम कहते हैं या रूट। अब दो चीज़ें याद रखें, अगर कैंसर है वो एक जगह से निकले और दूसरी जगह वो बॉडी में स्प्रेड कर जाए तो उसको हम मैलिग्नेंट कैंसर कहते हैं। कुछ कैंसर ऐसी होती है कि वो एक जगह से जब दूसरी जगह स्प्रेड करती है वो लिम्फेटिक के जरिए जाती है। किसके जरिए, लिम्फेटिक। कुछ कैंसर एक जगह से दूसरी जगह जाती है वो ब्लड के जरिए जाती है। दोस कैंसर विच स्प्रेड इन द बॉडी थ्रू ब्लड, इसको हम हेमेटोजीनियस स्प्रेड कहते हैं। हेमेटोजीनियस इज द वर्ड यूज फॉर ब्लड, ये ब्लड को कहते हैं। तो ब्लड के जरिए ये किसी भी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी में जाकर उस एरिया को इन्वॉल्व कर सकते हैं। अब लेके डायग्नोसिस, किस कैंसर को हम डायग्नोस कैसे करेंगे, इसके लिए इन्वेस्टिगेशन क्या है। इनिशियली इन पेशेंट के अंदर जो टेस्टिंग हम करा सकते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लुक फॉर LFT, दैट इज लीवर फंक्शन टेस्ट। ये नॉर्मल होगा कि डिरेंज होगा, डिरेंज होगा, इसमें एल्ब्यूमिन का लेवल कम होगा, बिलिरुबिन का लेवल ज़्यादा होगा, ALT AST भी कम हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं, वेरी गुड। इसको कहते हैं डिरेंज LFT। जो लीवर फंक्शन टेस्ट कल सीरोटिक पेशेंट का था, ऑलमोस्ट सेम लीवर फंक्शन टेस्ट की पिक्चर किस में होती है, हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा में होती है। इसलिए आजकल अस्पताल के अंदर हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा इज 99% सिमिलर टू सीरोसिस ऑफ लीवर पेशेंट, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम आते हैं, ठीक है। आखिर में हम जनाब एक और टेस्ट करते हैं एंड दैट इज कॉल्ड ट्यूमर मार्कर। चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं, ट्यूमर मार्कर। आप लोगों ने नाम सुना है कि नहीं। एक्चुअली जब कैंसर होता है, ट्यूमर होता है, तो उस कैंसर सेल से एबनॉर्मल प्रोटीन्स बन जाती है। उस एबनॉर्मल प्रोटीन्स को क्या कहते हैं, ट्यूमर मार्कर। अब अगर कैंसर मैलिग्नेंट हो और वो मैलिग्नेंट कैंसर लीवर से आया हो तो उसमें जो ट्यूमर मार्कर बनता है उसका नाम है अल्फा फीटोप्रोटीन। क्या है, अल्फा फीटोप्रोटीन, ये नाम सुना होगा आप लोगों ने, दैट इज कॉल्ड अल्फा फीटोप्रोटीन, AFP। ये बार बार MCQs में आता है। अल्फा फीटोप्रोटीन जिस बंदे की ब्लड में बढ़ जाए इसका मतलब कि इस बंदे में कैंसर है और वो कैंसर लीवर से आया है एंड दैट कैंसर इज ऑलवेज अ मैलिग्नेंट कैंसर। तो व्हाट इज द ट्यूमर मार्कर फॉर लीवर कैंसर, दैट इज अल्फा फीटोप्रोटीन। हर जगह कैंसर की अपनी अपनी ट्यूमर मार्कर है। जिस तरह पेंक्रियाज में हम पढ़ेंगे CA99 है, कोलोन कैंसर में CEA है, तो इस तरह अल्फा फीटोप्रोटीन अगर बढ़ जाए लीवर में तो इसका मतलब कैंसर है एंड दैट शुड बी हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। आखिर में जो कंफर्म करेंगे उसके लिए बायोप्सी लेंगे। क्या लेंगे, बायोप्सी लेंगे। सो बायोप्सी विल कंफर्म द कैंसर प्रेजेंट इन द लीवर। कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एनी कैंसर
दैट इज कॉल्ड बायोप्सी। अब लेके जनाब इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसकी ट्रीटमेंट क्या है, इसको अगर हम ट्रीट करेंगे तो हाउ वी कैन ट्रीट, दैट इज कीमोथेरापी। हम क्या करेंगे, कीमोथेरापी, क्योंकि कैंसर जो है ब्लड के जरिए स्प्रेड होता है क्विकली, और जो कैंसर स्प्रेड हो जाए तो आप किस किस पार्ट को रिमूव करेंगे, उसका बेस्ट हल ये है कि उसको हम ट्रीट करें बाय गिविंग व्हाट, कीमोथेरापी। क्लियर है? तो दिस व्हाट ऑल अबाउट यू पीपल शुड नो इट। अब दो चीजें एमसीक्यूज, ऐसा कैंसर जो लीवर से निकले एंड हाईली एसोसिएटेड विद व्हाट, आंसर इज बर्थ कंट्रोल पिल्स, थिंक अबाउट हेपेटिक एडिनोमा। ऐसा कैंसर जो लीवर से निकले एंड स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद एफ्लाटॉक्सिन, आंसर इज हेपाटोसेलुलर कार्सिनोमा। और हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा कैन स्प्रेड इन द बॉडी बाय विच रूट, हेमेटोजीनियस रूट, मतलब ब्लड के जरिए। और विच ट्यूमर मार्कर वी विल चेक इन द ब्लड, अल्फा फीटो प्रोटीन होता है। क्लियर है? ये इसके मेन एमसीक्यूज क्वेश्चन थे। इसके बाद हाँ ओके, रेडियोथेरापी तो ये है कि जो रेडिएशन के जरिए हम उस ट्यूमर मास को क्या करें, श्रिंक करें, मतलब अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन के जरिए उस एरिया के अंदर हम उस मास को लोकलाइज करते हैं, फिर जनाब रेडिएशन फिक्स करते हैं कि उस मास के ऊपर हम रेडिएशन जनाब छोड़ दें और उस रेडिएशन के जरिए हम मास को लाइज करके उसको क्या करें, श्रिंक करें। कीमोथेरापी तो वो है कि आप किसी को टैबलेट दे दें, इंजेक्शन दे दें, और ड्रग्स के जरिए जाकर वो ट्यूमर हम क्या करें, कंट्रोल करें। तो रेडियोथेरापी एक प्रोसीजर है और कीमोथेरापी एक मेडिकल ट्रीटमेंट होता है। ठीक है जी, इसमें यही फर्क है। एनी क्वेश्चन? हाँ जी ओके, मैंने यही बात की है, कीमोथेरापी देंगे वरना हम इसको सर्जिकली रिमूव करेंगे, ये बात मैंने मेंशन की। ठीक है ना? अब इसके बाद ये दो ट्यूमर्स थे जो आप लोगों को आने चाहिए, स्पेशली इनसाइड द लीवर। लेकिन एक इसमें लीवर के बाद हम इसके साथ राइट लोब ऑफ द लीवर के साथ जो ग्लैंड अटैच है उसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो हेडिंग दे दे कि व्हाट इज गॉल ब्लैडर और इसकी मेन फंक्शंस क्या है। गॉल ब्लैडर, ओके जी, गॉल ब्लैडर के बारे में कुछ मेन पॉइंट्स इसकी फिजियोलॉजी के जल्दी लिखते हैं, फिर इसको डिस्कस करेंगे। इट इज अ स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेंट नियर द राइट लोब ऑफ द लीवर। ये कहाँ पे होता है, राइट लोब। यहाँ पे लेके इट इज लोकेटेड नियर टू दी हाँ जी, राइट लोब ऑफ लीवर। एक्चुअली ये पता होना चाहिए कि लीवर के दो लोब्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो जो राइट लोब है दैट इज बिगर देन लेफ्ट लोब, और राइट लोब के साथ जो स्ट्रक्चर अटैच है इसको हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर कहते हैं। नेक्स्ट देखें, इट लाइज इन दी हाँ जी, इट लाइज इन दी राइट अपर क्वाड्रेंट। ये कहाँ पे होता है, राइट साइड पे। जिस तरह लीवर राइट साइड पे है, ये तो लीवर के साथ अटैच होता है, तो ये भी किस साइड पे होगा, राइट साइड पे। तो इट इज प्रेजेंट इन दी राइट अपर क्वाड्रेंट। इसका जनाब मेन काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, इट हेल्प इन दी स्टोरेज ऑफ बाइल। ये किसको स्टोर करता है, बाइल। इट स्टोर हाँ जी बाइल। बाइल इज अ ग्रीनिश फ्लूइड विच हेल्प इन दी फैट्स फूड डाइजेशन। ये लिपिड फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। इस वजह से मैं लिख सकता हूँ इट एक्सेलरेट, ये जो गॉल ब्लैडर है एक्सेलरेट हाँ जी फैट फूड डाइजेशन। जो फैटी फूड है उसको डाइजेस्ट करने को एक्सेलरेट करना, ये भी किसका काम है, गॉल ब्लैडर। कैसे, हाउ, बिकॉज ये ड्यूडिनम को क्या चीज़ देता है, बाइल। और बाइल के अंदर बाइल साल्ट है, वो पेंक्रियाटिक लाइपेज के साथ जाकर फैटी फूड के डाइजेशन में हेल्प करता है। अब दो बात याद रखें, बाइल का बनाना, बाइल इज सिंथेसाइज्ड बाय लीवर। ये मैंने उधर बात की थी कि बाइल को बनाना लीवर का काम है, लेकिन बाइल को स्टोर करना ये किसका काम है, गॉल ब्लैडर का काम है। ठीक है जी। अगर एक बंदा गॉल ब्लैडर रिमूव कर ले तो उसमें फिर बाइल स्टोरेज जो है ना वो नहीं होगी। इसलिए उन लोगों को बताया जाता है कि फैटी फूड का इस्तेमाल क्या करे, कम करे, क्योंकि उन लोगों में फिर फैट जो है वो सही तरीके से डाइजेस्ट नहीं होगी, तो उसमें स्टेटूरिया के चांसेस ज़्यादा होते हैं। स्टेटूरिया मीन अनडाइजेस्टेड फैट्स इन द स्टूल। क्लियर है, ये पॉइंट्स याद रखने हैं। अब कभी कभार होता क्या है, इसकी जो पैथोलॉजी, इसका मेन फिजियोलॉजी है, काम है। अब होता क्या है कि जो बाइल है कभी कभार ये गॉल ब्लैडर के अंदर कंसंट्रेट हो जाती है, एंड व्हेन बाइल बिकम कंसंट्रेटेड इनसाइड गॉल ब्लैडर एंड नॉट रिलीज आउट, और बाहर ना निकले, तो फिर इससे स्टोन्स बन सकते हैं। क्या बन सकते हैं, स्टोन, जिसको हम गॉल स्टोन कहते हैं। क्या कहते हैं, गॉल स्टोन।
अब नीचे ये हेडिंग हम देंगे कि व्हाट इज मेंट बाय, लेके फर्स्ट नंबर कोलीलेथिएसिस। कोलीलेथिएसिस, अब सुन ले, कोलीलेथिएसिस इज द टर्म यूज फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन। क्लियर है, ये मेडिकल टर्म है। इट इज आल्सो, इट इज नोन एज गॉल स्टोन। इसको हम क्या कहते हैं? गॉल स्टोन। मतलब गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन को हम कोलीलेथिएसिस कहते हैं। अब कोलीलेथिएसिस किन लोगों में ज्यादा होती है या किन लोगों में, यहाँ पे लेके कि व्हेन द बाइल, इसके नीचे लेके व्हेन द बाइल बिकम मोर कंसंट्रेटेड, जब बाइल जो है वो ज्यादा कंसंट्रेट हो जाए इनसाइड व्हाट गॉल ब्लैडर, इनसाइड गॉल ब्लैडर, it convert into crystal form। इससे क्या बन जाती है? crystal form। and those crystal form later will convert into stones। इससे क्या बन जाती है? stone, which results stones। ठीक है। actually if the reason is asked, what is the reason behind stone in the gallbladder? concentration of the bile। जब bile जो है वो ज़्यादा देर तक गॉल ब्लैडर में रहें और उसके अंदर वो कंसंट्रेट होना शुरू हो जाए तो वो फिर इवेंचुअली जाकर क्रिस्टल बनाना शुरू कर देते हैं और उन क्रिस्टल को हम क्या कहते हैं? स्टोन्स कहते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पे नेक्स्ट एमसीक्यूज ये हैं कि मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचर ऑफ गॉल स्टोन। इसका मतलब यह है कि जब हम गॉल ब्लैडर से स्टोन निकालते हैं, गॉल स्टोन इज, तो सर्जन फिर देखते हैं कि इस स्टोन के अंदर ज़्यादातर कंपोजिशन किस चीज़ की है? आंसर इज कोलेस्ट्रॉल। किस चीज़ की होती है? कोलेस्ट्रॉल। ये एमसीक्यूज भी एनएलयू वालों याद रखे स्टेप 1 के लिए स्पेशली कि व्हाट इज द नेचर ऑफ गॉल ब्लैडर स्टोन। आंसर इज कोलेस्ट्रॉल। यार आप लोगों ने सुना होगा किडनी के अंदर कैल्शियम फॉस्फेट स्टोन होता है या कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन होता है। इस तरह तो स्टोन किडनी में बहुत सारे होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन इज कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट। इसी तरह गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है उसमें 90% कंपोजिशन किसकी होती है? कोलेस्ट्रॉल की होती है। तो जो लोग फैटी होते हैं, जो लोग ओबीज होते हैं, जिन लोगों में फैट्स की कंटेंट ज़्यादा होती है तो उसमें गॉल स्टोन के चांसेस भी ज़्यादा होती है, क्योंकि हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोलीलेथिएसिस। क्लियर है। तो अगर एग्जाम में आ जाए कि गॉल ब्लैडर की जो स्टोन है ये मेजॉरिटी इन केसेस किस चीज़ से बनी होती है? कोलेस्ट्रॉल से। इसलिए इसका नेचर क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल स्टोन होता है। अब लिखे किन लोगों में गॉल ब्लैडर स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो लेके रिस्क फैक्टर। किसके रिस्क फैक्टर क्या है? वो कौन कौन सी कंडीशन है जिसमें गॉल स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं? नंबर 1, फीमेल आर मोर कॉमनली प्रोन फॉर गॉल स्टोन एज कंपेयर टू मेल। अगर हम जेंडर की बात करें तो फीमेल में फैट डिस्ट्रीब्यूशन एज कंपेयर टू मेल क्या होते हैं? ज़्यादा। इसलिए फीमेल के अंदर गॉल स्टोन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट देखिए, दोज फीमेल आर मोर प्रोन हु आर फर्टाइल। जो क्या होती है? फर्टाइल। फर्टाइल मीन दे प्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग। इसका मतलब वो फीमेल जिसकी मेंस्ट्रुअल साइकिल अभी चल रही है, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट कब होती है? 13 ईयर्स में, जिसको हम कहते हैं मेनार्की। क्या कहते हैं? मेनार्की। और ये राउंड अबाउट 51 एज में ख़त्म होती है, जिसको मीनोपास कहते हैं। तो मतलब 13 ईयर से लेके 51 के दरमियान इसको फर्टाइल एज ऑफ द फीमेल कहते हैं। तो इन एज के अंदर मतलब 13 से पहले और 51 के बाद गॉल स्टोन के चांसेस इतने नहीं होते जितना किस एज में होते हैं? फर्टाइल एज में होते हैं। और फिर फर्टाइल एज के अंदर मोस्ट कॉमन रिस्की एज इज 40 ईयर्स। किस एज के अंदर? 40। तो यहाँ पे 40 ईयर से मुराद ये है 35 से लेके 45 ईयर्स, इसके दरमियान इसका एवरेज 40 ईयर्स बनता है। क्लियर है। और फिर उन फीमेल के अंदर ज़्यादा होती है जिनमें फैट्स कंटेंट नॉर्मल फीमेल से क्या होती है? ज़्यादा। यहाँ पे लेके ओबेसिटी या फैटी। यहाँ पे फैटी से मुराद क्या है? ओबेसिटी है। प्लीज ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि जेंडर इज फीमेल, एज इज फर्टाइल अराउंड द एज ऑफ 40 एंड दोज फीमेल हुज बीएमआई इज मोर देन 30। ओबेसिटी की वो होती है और उसमें फैट्स की लेवल क्या होती है? ज्यादा। तो इसका मतलब यह है इन चारों को अगर हम देखें, दिस इज कॉल्ड 4F रिस्क फैक्टर। इसको 4F रिस्क फैक्टर कहते हैं। जब भी आप सर्जरी वार्ड में काम करेंगे तो आपसे सर पूछेगा कि कैन यू टेल मी 4F फॉर गॉल स्टोन। तो फर्स्ट F इज फीमेल, सेकंड इज फर्टाइल, थर्ड इज 40 ईयर एंड लास्ट इज फैटी। क्लियर है। ये चार चीजें याद रखें। अगर ये रिस्क फैक्टर चारों है
तो उस फीमेल के अंदर गाल स्टोन के चांसेस एज कंपेयर टू अदर फीमेल वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती हैं। ठीक है जी। अब इसमें अगर गाल स्टोन है तो लेके क्लिनिकल फीचर, मतलब पेशेंट प्रेजेंट कैसे करेगी, व्हाट विल बी द क्लिनिकल फीचर। इंसान को अगर पेन आएगी तो लेफ्ट साइड पे के राइट साइड पे, क्योंकि गाल ब्लैडर प्रेजेंट इन द राइट अपर क्वाड्रेंट। यहाँ पे लेके राइट अपर क्वाड्रेंट पेन स्पेशली आफ्टर टेकिंग फैटी मील, अब इसका रीजन है, देखें इसका मतलब यह है कि गाल ब्लैडर का सिर्फ काम फिजियोलॉजी क्या है, इट हेल्प इन द स्टोरेज ऑफ बाइल। बाइल किस फूड में हेल्प करता है, फैटी फूड की डाइजेशन में। तो अगर एक बंदा फैटी फूड लेगा, ठीक है, वो फैटी फूड लेगा तो फैटी फूड जब नीचे जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए क्या चीज आनी चाहिए, बाइल। तो गाल ब्लैडर शुड कंट्रैक्ट टू रिलीज द बाइल। लेकिन अगर उसमें स्टोन है पहले से तो वो जब फिर कंट्रैक्ट करेगा तो इंसान को क्या होगा, पेन होगा। तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन में याद सुन ले दो बातें। पेशेंट कहते हैं डॉक्टर साहब मेरी इधर दाएं साइड पे ऊपर वाले हिस्से में दर्द है, तो आपके जहन में तीन चीजें आनी चाहिए, कितनी, तीन। या तो ये लीवर की पैथोलॉजी है, या गाल ब्लैडर की पैथोलॉजी है, या कॉमन बाइल डक्ट की पैथोलॉजी है। क्लियर है कि नहीं। अब अगर पेशेंट ये कहे कि मेरा जो पेन है ये फूड के साथ ताल्लुक नहीं रखता, मतलब ये हर टाइम होता है, तो फिर ये लीवर मसला हो सकता है। और अगर उसकी आंखें देखे वो येलो है तो उसमें जॉइंटिस हो सकता है, तो फिर इट मे बी हेपेटाइटिस, इट मे बी अ लीवर प्रॉब्लम। लेकिन अगर बंदा कहे कि वैसे ठीक होता हूँ लेकिन जब कोई ऑयली फूड लेता हूँ तब इस पेन की इंटेंसिटी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, तो फिर ये ज्यादातर लीवर का मसला है कि गाल ब्लैडर का, ये गाल ब्लैडर का मसला होता है। ठीक है। तो राइट अपर क्वाड्रेंट पेन दैट इज बिकम मोर ऑन टेकिंग फैटी फूड, थिंक अबाउट गाल ब्लैडर इशू। फिर गाल ब्लैडर में इन्फेक्शन भी हो सकती है, गाल ब्लैडर में स्टोन भी हो सकती है। फिर कैसे मालूम करोगे कि गाल ब्लैडर का अगर इशू है भी तो स्टोन की वजह से है या इन्फेक्शन की वजह से, उसके लिए हमने अल्ट्रासाउंड करना होगा। क्या करना होगा, अल्ट्रासाउंड। लेकिन पेन शुड बी ऑन द राइट साइड एंड दैट शुड एग्रावेट ऑन टेकिंग ऑफ फैटी मील। इसके साथ साथ लेके अगर बंदे को दर्द हो रहे तो वो मजीद खाना खा सकेगा, नहीं खाएगा, दैट इज लॉस ऑफ एपिटाइट। इसको कहते हैं अर्ली सेंसेशन ऑफ फुलनेस। इंसान कहेगा कि अब मैं फुल हो गया, बजाय उसके कि उसने 2-3 नवाले लिए होंगे, वो मजीद नहीं खाएगा क्योंकि उसको राइट साइड पे क्या हो रही है, पेन हो रही है। और इसके साथ साथ नोजिया एंड वोमिटिंग ये भी हो सकती है, नोजिया एंड वोमिटिंग। तो नोजिया और वोमिटिंग के चांसेस भी हो सकती हैं। अब अगर इस तरह की सिम्टम आ जाए तो देन वी शुड इन्वेस्टिगेट। तो लेके इन्वेस्टिगेशन, हमने आगे कुछ टेस्टिंग करनी है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। अब वो इन्वेस्टिगेशन जनाब कौन कौन सी होनी चाहिए। तो इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले आप लोगों ने अल्ट्रासाउंड करना है। क्या करना है, अल्ट्रासाउंड। ये भी एक बात याद रखें, आप किसी को अल्ट्रासाउंड लिखेंगे तो एब्डोमेन में तो बहुत सारी चीजें हैं, आप किसको फोकस करना चाहते हैं, गाल ब्लैडर। तो लेके अल्ट्रासाउंड ऑफ RUQ राइट अपर क्वाड्रेंट और लेके फोकस गाल ब्लैडर। क्लियर है। तो यहाँ पे लेके राइट अपर क्वाड्रेंट अल्ट्रासाउंड USG फोकसिंग व्हाट, आंसर इज गाल ब्लैडर। हम गाल ब्लैडर को फोकस करेंगे और गाल ब्लैडर के अंदर अगर फॉर एग्जांपल कोई पैथोलॉजी है, वहाँ पे कोई स्टोन है तो वो हमें बता सकेगी। क्लियर है। तो यहाँ पे लेके मतलब हम तो कोई लिए चीज पढ़ेंगे तो वो बताएगा कि इसमें क्या है, स्टोन है। बात समझ गए क्या नहीं। अल्ट्रासाउंड ये भी बताता है कि नंबर्स ऑफ द स्टोन कितने हैं। हम कहते हैं ना कि यार 2 स्टोन है, 3 है, 4 है, ठीक है ना, लेकिन अगर आप सही तरीके से अल्ट्रासाउंड करें लेकिन उसमें सही तरीके से पता ना चले तो फिर CT स्कैन कर दे। क्या कर दे, CT। लेकिन अल्ट्रासाउंड से हमारा मेन चीज क्या है, नंबर 1 कि गाल ब्लैडर के अंदर जो स्टोन है इसकी लोकेशन क्या है, आया गाल ब्लैडर में जो स्टोन है वो उसकी माउथ के साथ है या बॉडी में है, तो इसका मतलब लोकेशन ऑफ द स्टोन देखते हैं। नंबर 2 नंबर्स ऑफ द स्टोन देखते हैं कि 1 है, 2 है या 3 है, मतलब 1 है या मल्टीपल है। क्लियर है कि नहीं। और नेक्स्ट देखें अनदर इज साइज। हम क्या चेक करते हैं, साइज, कि स्टोन की साइज कितनी mm है, मतलब ये है कि साइज भी देखते हैं। दीज 3 आर द थिंग्स दैट वी नीड फ्रॉम द अल्ट्रासाउंड। नंबर 1 इज लोकेशन, नंबर्स ऑफ द स्टोन एंड द साइज ऑफ द स्टोन। ठीक है। अगर आपको अल्ट्रासाउंड वाला बताए कि इसमें मल्टीपल कैलकुलाई है, कैलकुलाई का मतलब क्या है, स्टोन है गाल ब्लैडर के अंदर, और वो उस पेशेंट को जनाब फॉर एग्जांपल ट्रबलसम जनाब पेन कर रहा है और उसका जनाब डेली लाइफ इफेक्ट हो रहा है, तो उसकी मैनेजमेंट क्या होगी,
स्टोन के लिए आज तक कोई दवाई नहीं है। जो लोग कहते हैं कि यार हमारे गांव में एक दम वाला है, ठीक है ना, जिस तरह कुछ लोग हैं, ठीक है ना, वो ठीक है, शिफा देने वाला अल्लाह की ज़ात है, ठीक है, उस पर हमारी जनाब एक बिलीफ होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली एंड क्लिनिकली देयर इज नो मेडिसिन दैट कैन क्योर द स्टोन, ठीक है। स्टोन पे आज तक कोई मेडिसिन काम नहीं करती। कभी कभार कुछ लोग गाँव में अपने ड्रॉप्स बनाते हैं, क्लियर है कि नहीं, हकीमी वगैरह, ठीक है ना, वो भी आई डोंट नो कि इसकी कंपोजिशन क्या है। आप लोग के साथ मैं एक छोटी सी वाक़या शेयर करूं। इधर पिंडी में एक बार्बर है, उससे मैं हेयर कटिंग वगैरह कभी कभार करा। तो लास्ट टाइम मैं गया था तो उसने कहा डॉक्टर साहब एक काम करें। मैंने कहा क्या चीज़? वो कहते हैं कि मैंने एक ऑयल तैयार की है, हेयर ऑयल, ठीक है, और वो हेयर लॉस को प्रिवेंट करती है। मतलब फीमेल्स को भी दिया है, मेल्स को भी दिया है, एंड वंडरफुल रिजल्ट, ठीक है ना। उसने मुझे बहुत ज़्यादा बातें वगैरह की है। फिर मैंने उसको कहा कि ऑयल्स की कंपोजिशन क्या है? वो कहते हैं ये मैं अपने घर में तैयार करता हूँ और ये हर्बल है, क्लियर है कि नहीं। वो कहते हैं इसमें जड़ी बूटियाँ इस्तेमाल करता हूँ। कहते हैं जड़ी बूटियाँ पत्नी में कहाँ से लाता हूँ। उसने मुझे ये बताया था कि आप किसी लेबॉर्ट्री से उसको पास कराएं, कि मतलब जानने वाला हो, लेबॉर्ट्री से पास कराए, तो अगर मैं उसके लिए वो पास करता हूँ तो वो फिर मार्केट में उसको ओपनली फिर सेल कर सकेगा ना। तो फिर मैंने उसको कहा यार इसकी कंपोजिशन, मैंने उससे थोड़ा सा जनाब सैंपल ले लिया, ठीक है ना, और वैसे किसी दोस्त को बताया कि यार इसको चेक करें। उसमें ऐसी टॉक्सिन्स थी ना, ऐसी टॉक्सिन्स, ठीक है ना, कि वो ब्रेन के अंदर इतना बैड डैमेज करते हैं कि आप लोग की सोचें, क्लियर है कि नहीं। इसमें न्यूरोएफ्लानेफ्लक्सामाइन होता है कि इस तरह कोई टॉक्सिन है, ये ब्रेन के अंदर जाकर जो मेनिंजेस है उसको इरूट करती है। जब आप उसको लगाते हैं तो हमारी जो हेयर रूट्स है उसमें जाकर एक तो ब्लड सप्लाई इंक्रीज करता है और ये मेनिंजेस को इरूट करता है। फिर मैं जाकर उसको बोला है, अब उस पर वो बिलीव नहीं करता। वो कहते नहीं, आप नहीं चाहते कि मेरा चीज़ एडवर्टाइज हो जाए, क्लियर है कि नहीं। लेकिन वो उसको बेच रहा है। तेल कितना है? इतनी सी डब्बी है। आप उसको मार्केट से ले लें तो मेरे ख्याल में कोई 100 का 80 का लोगों पे रिजल्ट आई है। रिजल्ट अब ये है, अब इसको कहते हैं बेनिफिट्स वर्सेस रिस्क, ठीक है। अब बेनिफिट तो ले रहे लेकिन रिस्क कितना है। अब यही बंदा जो आज ले रहे इस तेल को, कल को 2 साल के बाद वो सडनली कोलैप्स हो सकता है। बस समझ गए कि नहीं। इसका मतलब बेनिफिट्स तो ट्रांजिएंट है लेकिन इसका रिस्क भी तो देखना चाहिए। लेकिन लोग खुशी की वजह से अब उसकी रेट जो है पहले 500 थी अब 2000 हो गई है, क्लियर है कि नहीं। कहने का मतलब यह है कि बहुत सारी अद्वियात ऐसी होती है कि हमें लोग कहते हैं ये फेसबुक पे लोग कहते हैं ना गारंटी, गारंटी। अब कैसे गारंटी उसको बताए, उसको खुद नहीं पता, क्लियर है कि नहीं। तो कभी कभार कुछ चीजें होती है जिस पे बिलीव हम नहीं कर सकते। एज फार एज वी आर डॉक्टर वी शुड नो द कंपोजिशन, इसके अंदर है क्या चीज। बात समझ रहे कि नहीं। आप लोगों ने कभी टैबलेट देखे कि टैबलेट के साथ लिखो होते बीपी, टैबलेट के साथ लिखो होते डीएस। इसका मतलब ये है, ये नहीं कि ब्लड प्रेशर, ये नहीं, इसका मतलब इसकी कंपोजिशन है। वो बताते हैं कि इसमें अंदर यूज किया हुआ है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीज बिल्कुल ना ले, ठीक है ना, कि आप लोगों को बेनिफिट कम दे नुकसान ज्यादा दे दे, ठीक है जी। ओके, तो कहने का मतलब कि स्टोन के बहुत सारे लोग आते हैं हमारे क्लिनिक में, वो ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब फलाने ने एक हकीमी दवाई बताई है, वो कहते हैं कि इससे स्टोन जो है ना निकल जाएंगे। ऐसा नहीं होता। हाँ, ऐसा स्टोन जो अल्ट्रासाउंड बताए कि अब वो डक के करीब है तो जंपिंग से वैसे निकल जाता है, क्लियर है कि नहीं। लेकिन जो स्टोन गॉल ब्लैडर की डेप्थ में है उसको हम नहीं निकाल सकते। उसका हल ये है कि हम गॉल ब्लैडर को ही रिमूव करें, एंड दैट इज कॉल्ड कोलिसिस्टेक्टोमी। इसको क्या कहते हैं? कोली। तो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर स्टोन्स इन द गॉल ब्लैडर, दैट इज मेडिकल और सर्जिकल, वो सर्जिकल है, एंड दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड कोलिसिस्टेक्टोमी। है कोई ऐसे लोग जिसके खानदान में, रिलेटिव्स में किसी ने जनाब गॉल ब्लैडर रिमूव किया हो? बहुत सारे लोग होते हैं लेकिन वो अपनी नॉर्मल जिंदगी जी रहे होते हैं। इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि अगर मैं गॉल ब्लैडर रिमूव करूं तो आया मेरे पास फिर कितना टाइम होगा मरने में, क्लियर है कि नहीं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं या मेरे पास कौन सी ऑप्शन होगी कि मैं खा सकूंगा या नहीं खा सकूंगा। यू शुड काउंसल द पेशेंट फर्स्ट कि गॉल ब्लैडर रिमूवल के बाद आपकी जिंदगी पे अच्छा खासा मनफी असर नहीं पड़ सकता, लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ऑयली चीजें डेली बेसिस पे नहीं खानी, क्लियर है। दूसरी बात, तो कोलिसिस्टेक्टोमी जब हम करते हैं इट इज डन अंडर जीए। इसका मतलब यह है कि ये जो प्रोसीजर है ये हम किस में करते हैं? अंडर जीए, जनरल एनेस्थीसिया। इसमें हम पूरे पेशेंट को बेहोश कर देते हैं
और ये मेजर सर्जरी कहलाती है। क्या है? मेजर सर्जरी। और याद रखें वो बंदा ये भी कह सकता है कि डॉक्टर साहब मुझे इस ऑपरेशन के तरीके बताएं। आजकल कोलिसिस्टेक्टोमी दो तरीकों से हो सकती है। एक तो यहाँ पे इंसिजन दे के गॉल ब्लैडर को रिमूव किया जाता है, इसको हम कहते हैं ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी या लेप्राटमी कोलिसिस्टेक्टोमी। इसका मतलब यह है कि ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी में आज इंसिजन देकर हम गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे, और डॉक्टर जो पहला इंसिजन यहाँ पे देते हैं, कट देता है, उसको हम कूचर इंसिजन कहते हैं। क्या कहते हैं? कूचर इंसिजन। ये भी सर्जरी में बहुत इंपॉर्टेंट है। कूचर इंसिजन, द फर्स्ट इंसिजन दैट वी गिव फॉर गॉल ब्लैडर रिमूवल, दैट इज कॉल्ड कूचर इंसिजन। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब नहीं, गॉल ब्लैडर रिमूव करे लेकिन कट नहीं लगना चाहिए, या कट इतना छोटा होना चाहिए कि मेरी कॉस्मेटिक वैल्यू खराब ना हो जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पे होल क्रिएट करते हैं छोटी सी, और कैमरे के जरिए उस गॉल ब्लैडर को रिमूव कर दे। उसको लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी कहते हैं। लेप्रोस्कोपी का नाम सुना है कि नहीं? आजकल टेक्निक्स आई है जिससे हम कैमरे की मदद से गॉल ब्लैडर को रिमूव करेंगे, और कैमरे के लिए हम छोटी छोटी सुराख करेंगे, और कुछ वक्त के बाद वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। तो उसमें स्कार फॉर्मेशन के चांसेस कम होते हैं। लेकिन जहाँ पे आप कट देते हैं तो उसकी निशान रह जाती है पूरी जिंदगी। फिर जब भी आप जितने साल की भी हो जाए तो यहाँ पे कोई देखेगा तो उसको पता चलेगा कि आपकी पहले से एक क्या हुई है, सर्जरी हुई है, चाहे वो अपेंडेक्टोमी की हो चाहे वो कोलिसिस्टेक्टोमी की हो। यहाँ पे लेके लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। कौन सा? लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी। इस कंडीशन के अंदर हम पेशेंट को जनाब इंसिजन नहीं देंगे, इसमें हम छोटे छोटे होल क्रिएट करेंगे। एक होल के जरिए, कैमरे के जरिए गॉल ब्लैडर लोकेट करेंगे, और दूसरे होल के जरिए उसको हम बाहर निकालेंगे। क्लियर है? विच वन इज द बेस्ट वन? वेरी गुड, लेप्रोस्कोपिक। लेकिन इसके लिए एक्सपीरियंस सर्जन का होना जरूरी है। इट इज नॉट डन बाय एवरी सर्जन, एक्सपीरियंस सर्जन उसके लिए जरूरी है। दूसरी बात, ये जनाब कॉस्टली, मतलब यह है ये चीप है और ये एक्सपेंसिव है। मतलब यह है अगर पेशेंट बेयर कर सकता है, उसकी जनाब बजट में है, तो फिर आप पेशेंट को लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टोमी का बता सकते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में हमारे तो पाकिस्तान में 70-80% लोग गुर्बत के शिकार है, इतने पैसे नहीं होते कि वो उसको बेयर कर सके। तो वो लोग जब भी आते हैं सरकारी हॉस्पिटल में, हम उसको लिस्ट पे रखते हैं। तो जितने भी गवर्नमेंट सेटअप है उसमें हम कौन सा करते हैं? ओपन कोलिसिस्टेक्टोमी करते हैं। ठीक है जी, इसको लेप्रोटमी भी कहते हैं। अगर कोई बंदा इसके जरिए गॉल ब्लैडर रिमूव करे तो उसको अस्पताल में कम से कम 2 से 3 दिन रखना पड़ेगा, ताकि उस वुंड पे इन्फेक्शन ना हो, उसकी हम केयर कर सकें। उसको कहते हैं पोस्ट ऑपरेटिव केयर। क्लियर है? लेकिन जिसने कैमरे के जरिए गॉल ब्लैडर रिमूव किया है वो डिस्चार्ज होगा अस्पताल से 3 घंटे के बाद। कितने घंटे? तो इसमें हॉस्पिटल स्टे ज्यादा है, 2 से 3 दिन है, और इसमें 2 से 3 घंटे हैं, उसमें हॉस्पिटल स्टे कम। ये बंदा जब गॉल ब्लैडर रिमूव करेगा, ये कोई वजनी चीज फिर नहीं उठाएगा, क्योंकि यहाँ पे जोर आएगा कि नहीं, तो उसकी ये वुंड ओपन हो सकती है फॉर हाउ मेनी वीक्स? 2 to 3 वीक्स। ये 2 से 3 वीक तक अपने काम पे भी नहीं जाएगा, जाएगा भी तो कोई वजन नहीं उठाएगा। ये बंदा वजन उठा सकता है 3 से 4 दिन के बाद। इसका मतलब ये है, ये डिफरेंसेस आप लोगों को अगर उसको बताएंगे, इसकी बेनिफिट्स हाईलाइट करें, तो कहते हैं कि अपनी जान के लिए, अपनी बेनिफिट्स के लिए वो फिर शायद बता सके कि मैं पैसे को अरेंज कर लूंगा, आप मेरा ये वाला ऑपरेशन कर दे। क्लियर है कि नहीं? इसका मतलब हमारे काम क्या है? वी शुड टेल द पेशेंट क्लियरली कि आपके पास ऑप्शंस क्या है और आपके लिए बेटर कौन सा है। फिर पेशेंट डिसाइड करेगा कि उसको ये करना है या ये करना होता है। ठीक है जी, ये बताना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभार हम ये ऑपरेशन करते और उसका कजन ने ये किया होता है, वो दोबारा आता है, कहते यार इधर आओ। क्लियर है कि नहीं? तुमने क्या किया है मेरे साथ? ठीक है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जब भी कोई ओटी में प्रोसीजर करते, हम कंसर्न फॉर्म भी फिल करते हैं, उससे पहले इजाजतनामा लेना पड़ता है। कंसर्न के बगैर आप पेशेंट को टच भी नहीं कर सकते। समझ गए कि नहीं? अगर मैं इधर एक हॉस्पिटल है, ये गोलमंडी वाले साइड पे जाए, लकानी हॉस्पिटल है कि क्या है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, इधर ये लियाकत बाग के साथ है। क्लियर है कि नहीं? उसमें लास्ट टाइम 4 दिन पहले मैं गया था, इधर एक ब्रिगेडियर साहब के साथ गपशप था मेरा। ठीक है, मैं गया तो असल में उसने एक नर्स को बहुत डांटा है। ठीक है ना? तो वो नर्स जब आई, मैंने उससे पूछा सर क्या हुआ है? कहते इस नर्स ने 3 दिन पहले एक पेशेंट की DNC की है, डायलेशन एंड क्यूरेटाज, यूट्रस की क्लीनिंग इसको कहते हैं, और उसने कहा DNC का खर्चा होता है 15,000 और उसने पेशेंट से लिए 1,05,000 रुपए। क्लियर है कि नहीं? और 1,05,000 रुपए लेने के बाद भी जो केस उसने की है, उसने वो रजिस्टर में एंट्री नहीं की है। जो चीज आप हॉस्पिटल में करते, यू शुड एंटर इन द लिस्ट
कि मैंने ये की है, अब उसका जो हस्बैंड है वो कह कि ये मेरी मर्जी के खिलाफ उसने किया है, क्लियर है कि नहीं। अब उसने कहा मैं FIR करूंगा, अब वो नर्स कह रही कि मैंने किया नहीं है। अब देखे उसने कैमरे के जरिए फिर वो सारा सीन निकाला और कैमरे में वो नर्स पैसे गिन रही है, क्लियर है कि नहीं। तो कहने का मतलब जहाँ पे भी काम करोगे इन द लाइफ, कोशिश करें कि अपनी प्रोटोकॉल से बाहर ना जाए। मतलब ये है कि प्रोटोकॉल हमारी प्रोफेशन है तो इज्जत है, प्रोफेशन नहीं है तो इज्जत नहीं है। इसका मतलब यह है कि हमारी प्रोफेशन में अल्लाह ने पैसे ही पैसे रखे हैं, लेकिन इज्जत भी है, इसमें इज्जत खत्म नहीं करना। पैसे खुद बहुत आएंगे, वो बात नहीं है, लेकिन अगर आपने इज्जत गवाई तो आप पे एक दाग लग जाएगा, खुदा ना ख्वास्ता। फिर जहाँ पे भी काम करोगे लोग कहेगा इसकी ये रिकॉर्ड है। बात समझ गए कि नहीं। तो ये कोशिश करें कि जब भी हम पेशेंट को टच करें, वी शुड आस्क अ गुड कंसर्न फ्रॉम द पेशेंट, और वो कंसर्न ओरल नहीं होना चाहिए, रिटर्न होना चाहिए कि वो लिखे कि मैं इसके लिए तैयार हूँ, फिर जाके आप सेफ साइड पे रहेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद ये तो कोली जनाब लिथियसिस है, उसमें हम क्या करते हैं, कोली सिस्टेक्टोमी क्या है, ओके जी, आप बस लाए ना, ठीक है ना। नेक्स्ट इसमें लेके कोलिसिस्टाइटिस, शाबाश। आइटस का मतलब क्या है, एक्सीलेंट। लेके इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड कोलिसिस्टाइटिस। नहीं करना, इसका कुछ करते, ठीक है। हाँ, इन्फ्लेमेशन ऑफ, शायद ये हमारे बात ही सुन रहा हो, गॉल ब्लैडर। मैं कहता हूँ शायद ये लेक्चर ले रहा हूँ, बिजी हो और अपना काम देने में मसरूफ हो, ठीक है ना। तो लेके जनाब इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर दैट इज नोन एज कोलिसिस्टाइटिस। अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन आ जाए वो कोलिलिथियसिस है, लेकिन अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, उसमें स्वेलिंग हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। अब लेके टाइप्स, इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज बात है नहीं। हाँ, टाइप्स में लेके कि अगर गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन होती है तो 80% लोगों में इसलिए होती है कि उनमें पहले से स्टोन होते हैं। क्या होते हैं, स्टोन। अगर गॉल ब्लैडर में पहले से स्टोन थे और स्टोन की वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसको हम कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। व्हाट इज कैलकुलस, वेरी गुड, स्टोन। इफ इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर occurring in the presence of stone that is called कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। लेकिन अगर गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन हो जाए और उसमें रीजन स्टोन ना हो तो उसको क्या कहेंगे, ए कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस। तो गुड स्टूडेंट शुड डिफरेंशिएट देम। क्लियर है कि कैलकुलस कोलिसिस्टाइटिस क्या है और ए का मतलब एब्सेंट, ए मीन एब्सेंट, कैलकुलस मीन स्टोन, कि स्टोन नहीं है फिर भी इन्फ्लेमेशन है तो ए कैलकुलस है। अगर स्टोन की वजह से है तो उसको हम कैलकुलस कहते हैं। यहां पे लिखे कि इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर ड्यू टू स्टोन, सो दैट इज कॉल्ड कैलकुलस। और यहां पे लेके इन्फ्लेमेशन विदाउट स्टोन, इन्फ्लेमेशन ऑफ गॉल ब्लैडर विदाउट स्टोन दैट इज कॉल्ड ए कैलकुलस। ठीक है जी, पहली बात। अब अगर 100 लोग हैं, 100 और उसमें कोलिसिस्टाइटिस हो तो उसमें 85% लोगों में स्टोन की वजह से होती हैं। द मोस्ट कॉमन कोलिसिस्टाइटिस इज कैलकुलस। और 15% लोगों में विदाउट स्टोन होती है तो वो ए कैलकुलस है। लेकिन प्लीज एग्जाम में याद रखें कि मोस्ट कॉमन स्टोन टाइप्स क्या है, मोस्ट कॉमन कोलिसिस्टाइटिस इज कैलकुलस, वो स्टोन की वजह से है। अब देखें यहाँ पे इसकी मैकेनिज्म लेके कि अगर फॉर एग्जांपल स्टोन इन दी गॉल ब्लैडर will stone in the gallbladder will block the flow of bile। ऐसा है कि नहीं, फ्लो ऑफ बाइल। इसका मतलब यह है गॉल ब्लैडर का काम किसको स्टोर करना है, बाइल। अब बाइल अगर बाहर निकलेगी तो जाकर वो फैट फूड की डाइजेशन में हेल्प करेगी। लेकिन अगर इसकी फ्लो के सामने स्टोन पड़ी है तो स्टोन के होते हुए आया जो बाइल की फ्लो है वो नॉर्मल होगी कि ब्लॉक होगी। और जब बाइल बाहर नहीं जाएगी तो वो गॉल ब्लैडर में रहेगी और रिटेन बाइल के ऊपर इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होती है। एक पानी ले ले, अगर पानी इस तरह मतलब यह है कि एक नदी में बह रहा है
तो उसमें जनाब गंदगी के चांसेस कम है। वंस दैट वाटर बिकम स्टेगनेंट, वो कड़ा हो जाए तो उस पर जनाब इन्फेक्शन या गंदगी के चांसेस ज़्यादा होता है। तो हम कहते हैं कि फ्लो ऑफ बाइल एंड लीड्स टू, शाबाश, लीड्स टू बाइल रिटेंशन। इसका मतलब ये है कि अगर बाइल की फ्लो ब्लॉक हो जाए तो बाइल गॉल ब्लैडर में क्या हो जाएगी, रिटेन, एंड काज इन्फेक्शन, एंड काजेस इन्फेक्शन। और इन्फेक्शन किस में होगी, गॉल ब्लैडर में होगी कि नहीं। और अगर गॉल ब्लैडर की इन्फेक्शन स्टोन की वजह से हो जाए तो उसको क्या कहते हैं, कैलकुलस कोले। तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रीजन बिहाइंड कैलकुलस सिस्टाइटिस, आंसर इज रिटेंशन ऑफ बाइल। वो क्या है, रिटेंशन ऑफ बाइल। ये क्वेश्चन आता है कि बाइल की बाहर ना जाने की वजह से अगर वो रिटेन हो जाए तो उस पर इन्फेक्शन की चांसेस ज़्यादा होगी। अब इसके लिए काजेस कि ए कैलकुलस, अगर किसी को स्टोन नहीं है फिर भी गॉल ब्लैडर की क्या हुई है, इन्फ्लेमेशन, तो भाई ट्रोमा हो सकता है कि नहीं, मतलब एब्डोमिनल ट्रोमा। एक बंदा है आरटीए, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में उसकी ये जगह लग जाती है तो उसकी गॉल ब्लैडर अगर जोर लेगी तो उसमें इन्फ्लेमेशन होगी। नंबर 2 इस्कीमिया, किस वजह से, इस्कीमिया। व्हाट इज इस्कीमिया, एक्सीडेंट, डिक्रीज ब्लड सप्लाई। अगर हम गॉल ब्लैडर को प्रॉपर ब्लड ना दे तो उसमें इंजरी के चांसेस हो सकते हैं और दैट इंजरी विल लीड टू इन्फ्लेमेशन। तो इस्कीमिया कैन कॉज कोलिसिस्टाइटिस। नंबर 3 लिखें टॉक्सिन्स, किस वजह से, टॉक्सिन्स। कोई भी पॉइजनस टॉक्सिन है बॉडी के अंदर, पॉइजनिंग वगैरह की केस है तो उसमें भी कौन सी चीज डैमेज हो सकती है, गॉल ब्लैडर। तो दीज ऑल आर दोज काजेज जहाँ पे जनाब आप लोगों ने याद रखना। हाँ, एक वायरस भी है जिसका नाम है साइटोमेगेलो वायरस, ये नाम सुना है कि नहीं, साइटोमेगेलो वायरस। इसको हम कहते हैं CMV। क्या कहते हैं, CMV। यार इसके बारे में 2 MCQs बताता हूँ, इसमें से NLE के अंदर एक जरूर आता है हर साल। देखें, नंबर 1, एक बंदा है उसने किडनी ट्रांसप्लांट की है दूसरे बंदे में। किडनी जो बंदा ट्रांसप्लांट करता है उसको डोनर कहते हैं और जो लेता है उसको हम रिसिपिएंट कहते हैं। जो रिसिपिएंट बंदा है उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी कि वीक होगी। ट्रांसप्लांटेड बंदे में अगर किसी आर्गन के ट्रांसप्लांट के बाद 1 वीक के अंदर क्या हो जाए, इन्फेक्शन, तो उसका 99% काज CMV होता है। द मोस्ट कॉमन काज ऑफ इन्फेक्शन इन ट्रांसप्लांट पीपल, आंसर इज CMV, साइटोमेगेलो वायरस, नंबर 1। और दूसरी इसके MCQs आता है कि ऐसा इन्फेक्शन जो ब्रेन में हो लेकिन CT स्कैन ये बताए कि ब्रेन में एक्सेस कैल्शियम है, कैल्सिफिकेशन है, तो वो भी क्या है, CMV। तो कैल्सिफिकेशन ऑफ द ब्रेन इज काज्ड बाय CMV और इन्फेक्शन आफ्टर ट्रांसप्लांट इज आल्सो काज्ड बाय CMV। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो CMV, हाँ जी, बैक्टीरियल भी हो सकती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन इज वेरी रेयर इन गॉल ब्लैडर, ठीक है जी, क्योंकि इसमें इस्कीमिया का रोल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है जी, क्योंकि जो गॉल ब्लैडर है दे रिसीव देयर ब्लड सप्लाई फ्रॉम सिस्टिक आर्टरी विच इज अ ब्रांच ऑफ हेपेटिक आर्टरी। क्लियर है। अब यहाँ पे, हाँ जी, क्या कैल्सिफिकेशन कराते, ब्रेन में एक्सेस कैल्शियम डिपोजिशन। क्लिनिकल फीचर लेके शाबाश। नंबर 1, राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, प्लीज बात है नहीं, प्लीज बात है नहीं। राइट अपर क्वाड्रेंट पेन, इंसान को दाएं साइड पे ऊपर वाले हिस्से में क्या होगी, पेन। इसका वजह क्या है, क्योंकि गॉल ब्लैडर इज प्रेजेंट इन विच साइड, राइट अपर, ठीक है। लेकिन बात वही है कि स्पेशली किस फूड के साथ, फैटी फूड के साथ। इसमें ये तो इन्फेक्शन है तो उसमें फीवर होगा कि नहीं, इसमें फीवर है, फीवर इज बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन होता है। नेक्स्ट देखिए टेंडरनेस। टेंडरनेस का मतलब यह है कि विल वी टच दैट एरिया, अगर हम इस एरिया को टच करेंगे द पेशेंट विल एक्सपीरियंस पेन। मतलब स्टोन के अंदर पेन इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन जब गॉल ब्लैडर इन्फ्लेम्ड हो जाए तो उसमें पेन क्या होता है, ज़्यादा। तो कोलिलिथियसिस का मतलब क्या था, स्टोन। कोलिसिस्टाइटिस का मतलब इन्फ्लेमेशन। तो अगर आप स्टोन वाले बंदे को यहाँ पे हाथ रखें, वो कहेगा यार इधर ही दर्द है, लेकिन वो आपके साथ कंप्रोमाइज़ करेगा। लेकिन इन्फ्लेमेशन वाले बंदे के अगर यहाँ पे आप हाथ रखें वो जंप मारेगा बिकॉज ऑफ पेन। सो व्हेन द पेशेंट जंप, व्हेन यू टच दैट एरिया, दिस टाइप ऑफ सेंसेशन इज कॉल्ड टेंडरनेस। टेंडरनेस का पहला वर्ड टी फॉर टच, टच पेन। इसका मतलब यह है कि अगर इसको हम टच करेंगे उस एरिया को और पेशेंट क्या एक्सपीरियंस करें, पेन, उसको टेंडरनेस कहते हैं। वोमिटिंग, दिस पेशेंट डिवेलप वोमिटिंग। और आखिर में प्लीज ये आप लोगों ने याद रखना है, इस पेशेंट में होता है मर्फी साइन। क्या होता है, मर्फी साइन पॉजिटिव। ये अभी एनालिसिस स्टेप 2 में भी लोग को आता है कि व्हाट इज मर्फी साइन पॉजिटिव। इसके बारे में लिखे कि व्हाट इज मर्फी साइन, पहले लिखे मैं फिर बता रहा हूँ कि इसका मतलब क्या है।
ask the patient to take deep breath and press the right upper quadrant in upward position. The patient will hold the breath because of pain. When the swollen gallbladder touch the diaphragm, this is called मर्फी साइन. हॉस्पिटल में आप लोगों ने कोलिसिस्टैटस में ये चेक करना होता है इस पेशेंट में मर्फी साइन है कि नहीं है. पहले शाबाश लिख लेते हैं, फिर बता रहा हूँ कि मर्फी साइन का यहाँ पे मतलब क्या है.